हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के संकल्प सीरीज के डे 12 में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम लगातार ही नए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उनका पूरा डिटेल में जान रहे हैं। तो अगर आप भी हमारी इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं और हमारे चैनल पर डले हुए और वीडियो से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइन्स जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल डेप्थ इन ओशियंस आर कॉल्ड। वह लाइन जो क्या करती है, जो ओशन की इक्वल डेप्थ है उसको जोड़ने का काम करती है, उस लाइन्स को क्या, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? आइसोबार, आइसोबार, आइसोथर्म, आइसोप्लूवियल। तो हम देखते हैं आइसोबार जो होता है ये क्या करता है, ये लाइन जॉइंट पॉइंट ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको जोड़ने वाला जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल डेप्थ इन ओशियन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, आइसोबार। आइसोथर्म क्या होता है? लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल टेम्परेचर। इक्वल टेम्परेचर जहां पर रहेगा उसको आइसोथर्म कहेंगे और इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल जो रहेगी उसको कहेंगे आइसोप्लूवियल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आइसोबार क्या करता है, जो ओशियन है उसमें जो इक्वल डेप्थ है उसको जोड़ने वाला पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? आइसोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइग्रेशन फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मेराइन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन इज नोन एज। जो हमारी फिश है उनका क्या होता है, मेराइन रहती कहाँ पे है? वो फ्रेश वाटर में, लेकिन जो रिप्रोडक्शन है ब्रीडिंग के लिए वो क्या करती है, जो मेराइन वाटर है समुद्री जल है उसमें क्या कर देती है, मूव माइग्रेट कर जाती है। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एनाड्रोमस, केटाड्रोमस, एम्फीड्रोमस, पोटामोड्रोमस या फिर ओशेनोड्रोमस। तो हमारे जो फिश है जो रहती कहाँ पर है, साल्ट वाटर में रहती है, लेकिन ब्रीडिंग के लिए अगर फ्रेश वाटर में माइग्रेशन करती है तो उस फिश को हम कहते हैं एनाड्रोमस। उस कंडीशन को एनाड्रोमस कहा जाता है। अगर फिश जो फ्रेश वाटर में रहती है और ब्रीडिंग के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए मेराइन वाटर में ये जो हमारा क्या करते हैं, साल्ट वाटर जो होता है उसमें माइग्रेशन करती है, उसको क्या बोलते हैं? केटाड्रोमस। एम्फीड्रोमस क्या होता है, तो क्या होती है, फिश जो है वो फ्रेश वाटर में भी रहती है और साल्ट वाटर में भी रहती है। मतलब क्या करती है, लिव इन बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर और इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रीडिंग। पोटाड्रोमस क्या होती है, ये सिर्फ फ्रेश वाटर में ही मूव करती है, मतलब इसका ये रहती भी फ्रेश वाटर में ही है और इसका जो टोटल इसकी क्रियाएं होती है, रिप्रोडक्शन वगैरह सब किस में होती है? फ्रेश वाटर में होती है, उसे क्या बोलते हैं? पोटामोड्रोमस। ओशनोड्रोमस क्या रहेगी, ये सिर्फ सॉल्ट वाटर में रहती है, जो मेराइन वाटर वहीं पर मूव करती है। तो हमें क्या पूछा है कि वो कौन सी फिश है जो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, जो फ्रेश वाटर में रहती है लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए मेराइन वाटर में जाती है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? केटाड्रोमस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक आउट द रॉन्ग पेयर। इनमें से रॉन्ग पेयर को टिक कीजिए। एंडेमिक, कन्फाइंड टू ए पार्टिकुलर कंट्री, डिस्ट्रिक्ट और लोकेशन। एपिडेमिक, द डिसीज विच अपीयर वेरी वायलेंटली among the people. Epiphytotic, the disease will occur widely but periodically. Sporadic, disease will occur at very irregular interval and location. और पेंडेमिक जो हमारा ई ऑप्शन है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, दिस इज नॉट प्रिवेलेंट थ्रू आउट द कंट्री, कॉन्टिनेंट और द वर्ल्ड। एंडेमिक क्या है कि एक पार्टिकुलर कंट्री और डिस्ट्रिक्ट और लोकेशन में ही होता है, तो ये इसका ये राइट है, क्योंकि एंडेमिक क्या होता है कि एक पार्टिकुलर लोकेशन में ही होता है। इपिडेमिक क्या होता है, ये बहुत बड़े एरिया में मतलब वायरुलेंटली फैलता है, तो इपिडेमिक भी सही है। इपिफाइटिक क्या होता है, दैट इज ओकर वाइडली बट पीरियोडिकली, मतलब ये होती तो बहुत खतरनाक है लेकिन ये पीरियोडिकली होती है, मतलब समय समय पर ही होती है, वो क्या होती है? इपिफाइटिक, ये भी सही है। स्पोरेडिक क्या होती है, डिसीज जो ओकर एट वेरी इरेगुलर इंटरवल एंड लोकेशन। ये क्या होती है कि बहुत ही, स्पोरेडिक क्या होती है, बहुत ही इरेगुलर होती है और लोकेशन भी इसकी क्या होती है, इंटरवल लोकेशन पर ही होती है। इरेगुलर इंटरवल मतलब बहुत ही इरेगुलर होती है, इसका कोई जरूरी नहीं कि डिसीज होगी ही होगी। और पेंडेमिक क्या होता है, डिसीज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द कंट्री वर्ल्ड। ये जो पेंडेमिक होती है बहुत बड़े एरिया में फैलती है, कंट्री, कॉन्टिनेंट या फिर पूरा वर्ल्ड में फैल जाती है, उसको पेंडेमिक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होती है, पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाती है। तो डिसीज नॉट प्रिवेलेंट नहीं, डिसीज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द कंट्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। ये ऑप्शन ई है यहाँ से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा अपना? पेंडेमिक जो होती है वो क्या होती है, डिसीज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द कंट्री, कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिकर्सर ऑफ जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड का प्रिकर्सर कौन सा है इनमें से? आइसोपेंटालाइन एडिनिन, क्यूरिनिन, वाइलोक्सेंथिन या फिर कंपेस्ट्रेल। तो हमारा जो GA3 है उसका प्रिकर्सर क्या होता है? क्यूरिन।
जो हमारा क्यूरिन होता है वो GA3 का प्रिकर्सर है। इसके अलावा हम और भी ऑप्शन देखते हैं। आइसोपेंटालाइन एडेनिन जो है किसका प्रिकर्सर है, तो साइटोकाइनिन का प्रिकर्सर है। वाइलोजेंथिन जो है ये हमारे ABA का प्रिकर्सर है। और जो हमारा कंपेस्ट्रल है ये बेसिनो स्टेरॉइड्स का प्रिकर्सर है। और GA3 का प्रिकर्सर कौन है, क्यूरिन। और ये किसका था अपना, साइटोकाइनिन का प्रिकर्सर जो होता है वो कौन है, आइसोपेंटालाइन एडेनिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोफाउंडेड द पॉपुलेशन थ्योरी फर्स्ट। इनमें से कौन है जिन्होंने सबसे पहले पॉपुलेशन थ्योरी दी थी, माल्थस, AP लर्नर, A वाकर, एडम स्मिथ या हिग्स हैंसन। तो हमारे जो माल्थस हैं, माल्थस ने पॉपुलेशन थ्योरी को प्रपोज किया था सबसे पहले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। AP लर्नर जो है इन्होंने थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन दी थी। A वाकर ने थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दी थी। एडम स्मिथ जो है इन्होंने थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज दिया था। और हिग्स हैंसन जो है इन्होंने मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट दिया था। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। पॉपुलेशन थ्योरी किसने दी थी, माल्थस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलीसोमिक कंडीशन इज रिप्रेजेंट बाय। जो नलीसोमिक कंडीशन होती है वो रिप्रेजेंट कौन करता है इनमें से, 2n-1, 2n-2, 2n+1, 2n-1-1, 2n+2। तो हमारे जो एन्यूप्लॉइडी होती है इसमें क्या होता है कि लॉस या गेन ऑफ क्रोमोसोम नंबर उसके आधार पर इनको बांटा गया है। क्या जैसे हमारा क्या होता है, 2n-1 की कंडीशन क्या कहलाती है, मोनोसोमिक, 2n-2 नलीसोमिक, 2n+1 ट्राइसोमिक, 2n-1 डबल मोनोसोमिक और 2n+2 टेट्रासोमिक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, नलीसोमिक का 2n-2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेन इज। जो हमारी हेन है, मुर्गी है, उसका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो मुर्गी है उसके बॉडी टेम्परेचर रहता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अलावा हम देखते हैं और भी हमारे जो एनिमल्स हैं उनका बॉडी टेम्परेचर, काऊ का होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, बफेलो का 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, गोट का होता है 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, सीप का 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, केमल का 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, पिग का होता है 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और हेन का होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर क्या था हमारा, हेन का पूछा था वहाँ पे, तो हेन का होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम ऑफ एक्सटेंशन वाज स्टार्टेड बाय। जो हमारा TNV है, ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम है, किसने स्टार्ट किया था, डेनियल बेनर ने, M जैक्सन ने, M एंडरसन ने या फिर OP धामा ने। तो जो ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम है डेनियल बेनर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये जो सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1973 में अफ्रीका में। जो TNV सिस्टम है, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, सबसे पहले अफ्रीका में स्टार्ट हुआ था 1973 में। और ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम को बेक्सर एंड बेनर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। बेक्सर एंड बेनर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारे यहाँ इंडिया में सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो इंडिया में स्टार्ट हुआ था केनाल एरिया ऑफ राजस्थान एंड चंबल एरिया ऑफ MP। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, डेनियल बेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनमें से कौन सा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है, सोडियम, मोलिब्डेनम, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटास। तो हमारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इनमें से रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है, मोलिब्डेनम। इसके अलावा हम देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में और कौन कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारे कैटालिटिक एनिमल होते हैं वो कौन कौन से हैं, कॉपर, आयरन, मैग्नीज और सल्फर। क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में जो हेल्प करते हैं वो कौन कौन से, नाइट्रोजन, आयरन और मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल के इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। तो हमें क्या पूछा था, कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है, तो वो कौन सा था अपना, मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंथेसिस ऑफ DNA टेक प्लेस इन विच स्टेज। जो हमारा DNA है उसका सिंथेसिस होता है वो कौन सी प्लेस में होता है। तो हमारा जो सेल साइकिल है इसको हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इंटरफेज, माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। तो जो हमारा इंटरफेज होता है, लॉन्गेस्ट स्टेज है सेल साइकिल की, इसको भी 3 सब स्टेज में डिवाइड किया गया है, G1, S और G2। जो G1 है उसको फर्स्ट गेप,
एस को सिंथेसिस डीएनए फेज और G2 को सेकेंड गैप कहा जाता है। तो हमारा जो डीएनए का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, हमारे एस फेज में, इसको सिंथेसिस फेज कहा जाता है। G1 जो है ये प्री डीएनए रेप्लिकेशन फेज कहा जाता है इसको, इसमें प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होता है। एस जो है इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है, और जो हमारी G2 है जिसे सेकेंड गैप कहा जाता है, ये पोस्ट डीएनए रेप्लिकेशन फेज है, इसमें भी आरएनए और प्रोटीन कंपोनेंट का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन थर्ड एस फेज। ये तीनों क्या है, हमारी जो सेल साइकिल है उसमें जो हमारा इंटरफेज होता है उनकी सब स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिमूवल ऑफ मेच्योर्ड लीव ऑफ टोबैको इज नोन एज। जो हमारा तंबाकू होता है उसमें जो उसकी मेच्योर्ड लीव है, जो उसकी पकी हुई पत्ती है, उसको तोड़ना क्या कहलाता है, डीसकरिंग, प्राइमिंग, नीपिंग, टॉपिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो टोबैको है इसमें इंपॉर्टेंट कुछ प्रोसेस होती है, प्रैक्टिसेस की जाती हैं, वो कौन कौन सी होती है। तो इसको बहुत बार इसको क्या होता है, एग्जाम में सीक्वेंस पूछा जाता है कि जो टोबैको में प्रैक्टिस की जाती है उनका सीक्वेंस बताइए। तो सबसे पहले की जाती है टॉपिंग, फिर डीसकरिंग, फिर प्राइमिंग और फिर क्यूरिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉपिंग क्या होती है। तो रिमूवल ऑफ एपिकल बड, एपिकल बड को रिमूव करना क्या कहलाता है, टॉपिंग कहलाता है। ये क्यों किया जाता है, तो ये हमारी जो सीड है, जो लीफ है, उनकी साइज और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एपिकल बड को तोड़ देते हैं, जिससे जितने भी न्यूट्रिएंट वगैरह वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, लीफ में शिफ्ट हो जाएंगे और लीफ की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद में की जाती है डीसकरिंग। डीसकरिंग कब करते हैं, ये टॉपिंग के 7 दिनों बाद इसको किया जाता है। इसमें जो सकर्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। इसका भी मेन एम क्या होता है, टॉपिंग और डीसकरिंग दोनों का मेन एम क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी और न्यूट्रिएंट है उनको फ्लावर बड से लीफ जो हमारी होती है उसमें डाइवर्ट करना, जैसे लीफ की क्वालिटी अच्छी रहे। इसके बाद की जाती है प्राइमिंग। प्राइमिंग रिमूवल ऑफ मेच्योर्ड लीफ। हमारी जो मेच्योर्ड लीफ होती है इसको हम सेंड लीफ भी कहते हैं। सेंड लीफ या मेच्योर्ड लीफ को रिमूव करना क्या करता है, प्राइमिंग कहलाता है। और भाई टोबैको की जो पूरी क्रॉप होती है उसके पूरे मेच्योरेशन पीरियड तक हम लगभग 5 से 6 प्राइमिंग कर लेते हैं। जो हम प्राइमिंग में जो हम लीफ तोड़ते हैं उसका यूज हम सिगरेट और रेपर टोबैको में करते हैं। क्यूरिंग जो कि इसके बाद क्यूरिंग की जाती है। क्यूरिंग एक ड्राइंग प्रोसेस है। इसमें क्या कहते हैं, जो भी लीफ जो हमने रिमूव की है उसमें से क्या करते हैं, मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं। इसका यूज़ करते हैं हम फ्लो क्यूरिंग यूज्ड फॉर सिगरेट प्रोसेस। जो फ्लो क्यूरिंग है उसका यूज़ करते हैं अपन सिगरेट प्रोसेसिंग में। तो इसकी चारों प्रोसेस कौन सी होगी, सबसे पहले टॉपिंग, फिर डीसंकरिंग, फिर प्राइमिंग और क्यूरिंग। तो यहाँ हमें पता था मेच्योर लीव जो हमारी सेंड लीव है उसको रिमूव करना क्या कहलाता है, तो उसको रिमूव कहलाता है अपना, क्या कहलाता है अपना, प्राइमिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, प्राइमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा सदाबहार इज ए वेराइटी ऑफ। जो पूसा सदाबहार है वो किसकी वेराइटी है, टोमेटो की, चिली की, क्लस्टर बीन की या फिर ऑल ऑफ दिस की। तो जो पूसा सदाबहार है वो टोमेटो की भी वेराइटी है, चिली की भी वेराइटी है और क्लस्टर बीन की भी वेराइटी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। हमारे जो टोमेटो में जो पूसा सदाबहार वेराइटी, इसको पूरे वर्ष, पूरे साल हम लगा सकते हैं। होल ईयर हम इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। रबी में, खरीफ में, जायद में, किसी भी समय इसको लगाया जाता है। चिली की जो पूसा सदाबहार वेराइटी ये बहुवर्षीय होती है। और जो हमारी क्लस्टर बीन है इसकी जो वेराइटी होती है उसको खरीफ और जायद में लगाया जाता है। खरीफ और जायद दोनों सीजन में लगाते हैं। टोमेटो की पूरे साल लगा सकते हैं। और चिली की बहुवर्षीय होती है और किचन गार्डन के लिए बहुत अच्छी होती है चिली की पूसा सदाबहार वेराइटी। इसके अलावा हम और देखते हैं कि सदाबहार लगी हुई और कौन कौन सी वेराइटियाँ हैं जो हमारे फ्रूट और वेजिटेबल में आती है। मैंगो की एक वेराइटी होती है उसका नाम है सदाबहार। पंजाब सदाबहार है हमारी रिज गार्ड और ब्रिंजाल की वेराइटी। पूसा सदाबहार टोमेटो, क्लस्टर बीन और चिली की वेराइटी। भिदान सदाबहार हमारी काउपी की है। शरद बहार हमारी होती है क्लस्टर बीन की और पूसा नव बहार है हमारे क्लस्टर बीन की। तो इसमें हम सभी देख रहे हैं जिसमें बाहर लगा हुआ है वो कौन से फ्रूट के, सभी आपको यहाँ पे एक जगह मिल जाएगी कौन सी वेराइटी सदाबहार वाली या बाहर वाली किस किस क्रॉप की है। तो हमें क्या पूछा था, पूछा सदाबहार, तो वो टोमेटो, क्लस्टर बीन और चिली की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट इज आल्सो नोन अस। फ्लेम, जंगल की आग, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, पलास को, टीक को, बेम्बू को या नॉन ऑफ दिस। तो हमारा जो पलास है इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। पलास का बॉटनिकल नेम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसमें क्या होता है, सुनहरी कलर के, गोल्डन कलर के फूल लगते हैं, जिसे जहाँ पर भी ये डोमिनेंट होता है वहाँ पर ऐसा लगता है कि पूरा मतलब आग लगी हुई जंगल में, ऐसा हमें वहाँ पे दिखाई देता है। टीक का हम देखें तो टीक को सागौन कहा जाता है। टीक का साइंटिफिक नेम क्या है, टिक्टोना ग्रैंडिस। और टीक का जो उपनाम है वो क्या है,
किंग ऑफ टिम्बर, टीक को किंग ऑफ टिम्बर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बेम्बू। बेम्बू को क्या कहा जाता है? बेम्बू को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा अपना? ऑप्शन फर्स्ट, पलास ब्यूटिया मोनोइस्पर्मा, इसी को आप फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्टिंग इज ए डिसऑर्डर ऑफ विच क्रॉप? जो हमारा बोल्टिंग है ये एक डिसऑर्डर है, वो कौन सी क्रॉप का है? पोटैटो का, टोमेटो का, ओनियन का या फिर गार्लिक का? तो जो बोल्टिंग डिसऑर्डर है ओनियन का। ओनियन के अलावा जो बोल्टिंग होती है हमारी ये केबेज में भी होती है। सबसे पहले हम देखना है कि बोल्टिंग क्या होता है। तो बोल्टिंग क्या होता है कि समय से पहले ही सीड स्टॉक का इमर्ज होना ना, जो कि क्या करता है हमारे सीड प्रोडक्शन को जो इफेक्ट करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? बोल्टिंग कहते हैं। मतलब जो सीड के इमर्ज होने, सीड के बनने से पहले ही, ये ओनियन में होता है। ओनियन में बोल्टिंग कैसे होती है? तो ओनियन में लो टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर फ्लक्चुएशन अगर होगा तो वहाँ पर बोल्टिंग हो जाएगी। और हमारी जो केबेज है इसमें भी बोल्टिंग होती है, लेकिन केबेज में हाई टेम्परेचर की वजह से, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर चला गया है, मोर देन 75 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर हो गया है, तो वहाँ पर केबेज में क्या हो जाएगी? बोल्टिंग हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड, ओनियन। और अगर यहाँ केबेज भी होता है तो ओनियन और केबेज दोनों में ही बोल्टिंग डिसऑर्डर अपने को देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द राइट स्टेटमेंट फॉर स्टोरेज लॉस अप्रोक्सीमेट। स्टोरेज लॉस के लिए कौन सा जो है वो राइट है? इंसेक्ट 2.5%, रोडेंट 2.5% लॉस करते हैं, बर्ड जो है 0.85% लॉस करते हैं, मॉइस्चर 0.68% और टोटल जो स्टोरेज में लॉस होता है वो कितना? 6.53%। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दिस, ये सभी सही है। इंसेक्ट के द्वारा 2.5% लॉस होता है, रोडेंट हमारे चूहे उनके द्वारा 2.5%, बर्ड पक्षियों के द्वारा 0.85%, मॉइस्चर नमी की वजह से 0.68% और इन सबको मिलाकर टोटल हमारा 6.53% लॉस हो जाता है स्टोरेज में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 6। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ कोदो मिलेट इज। जो हमारी कोदो मिलेट है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पास्पेलम स्क्रोबिकुलेटम, पेनिसेटम ग्लूकम, इल्यूशिन कोरकाना और पेनिकम मिलेसियम। तो हमारा कोदो जो है इसका नाम है पास्पेलम स्क्रोबिकुलेटम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। इसके अलावा हम और मिलेट देखते हैं। हमारे जो मेजर मिलेट है उसमें हमारे सोरघम, पर्ल मिलेट और फिंगर मिलेट आते हैं। सोरघम का नाम है सोरघम बाइकलर, पर्ल मिलेट बाजरा, इसका नाम है पेनिसेटम ग्लूकम, फिंगर मिलेट रागी, रागी का नाम है इल्यूशिन कोरकाना। माइनर मिलेट्स में अपने आते हैं फोक्सटेल मिलेट, फोक्सटेल मिलेट का नाम है कंगनी सिटारिया इटालिका, लिटिल मिलेट पेनिकम मिलारिया, कॉमन मिलेट पेनिकम मिलेशियम, बार्नयार्ड मिलेट इकिनोक्लोआ कोलोना और कोदो मिलेट का नाम होता है पास्पेलम स्क्रोबिकुलेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरफेरेंस अबाउट व्हीट? व्हीट का जो इंटरफेरेंस होता है उसे क्या कहा जाता है? कॉम्पिटिशन, एलोपैथी, कॉम्पिटिशन पर एलोपैथी या फिर नन ऑफ दिस। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे हार्पर, हार्पर ने हमें बताया था कि वीट का क्रॉप के साथ जो इंटरेक्शन होता है, वीट का क्रॉप के साथ जो संबंध होता है उसे ही इंटरफेरेंस कहा जाता है। कॉम्पिटिशन क्या होता है? कॉम्पिटिशन मतलब क्रॉप और वीट के बीच में जो कॉम्पिटिशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, ये किस किस चीज़ के लिए हो सकती है? तो स्पेस के लिए, लाइट के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, गैसेस CO2 के लिए या मॉइस्चर नमी के लिए जो होता है आपस में, वो क्या होता है? कंपटीशन कहलाता है। एलोपैथी क्या है कि कुछ एलोपैथी जो है वो मोलिस ने दिया था 1937 में। एलोपैथी में क्या होता है कि कुछ खरपतवार क्या होते हैं अपनी पौधों की जड़ों से जैव रासायनिक रसायन छोड़ते हैं, जो क्या करते हैं फसलों को, कुछ फसलें को अंकुरित नहीं होने देते हैं या उन्हें विकास नहीं करने देते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एलोपैथी। मतलब कुछ वीड जो होते हैं अपनी जड़ों से केमिकल रिलीज करते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं एलोपैथी कहा जाता है। एलोपैथिक जैसे हम कुछ एग्जांपल देखें, जैसे हमारा पार्थेनियम हो गया, लेंटाना हो गया, जोहानसन ग्रास हो गया, सभी क्या एलोपैथी प्लांट है। तो हमारा जो प्लांट के साथ कॉन्टेक्ट दोनों का ही दिखाई दे रहा है, कंपटीशन भी करता है और या रसायन भी छोड़ के क्रॉप को इफेक्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इंटरफेरेंस क्या रहेगा? वीट का कंपटीशन प्लस एलोपैथी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, कंपटीशन प्लस एलोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेब्रा स्किन इज ए डिसऑर्डर ऑफ मोस्ट कॉमनली ड्यू टू डिगनिंग। जेब्रा स्किन किसका डिसऑर्डर है जिसमें उस फ्रूट का नाम बताइए जिसमें हम डिग्रीनिंग भी करते हैं। मतलब यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन पूछे कि डिग्रीनिंग किसमें की जाती है और जेब्रा स्किन किसमें होती है? ग्रेप फ्रूट, लेमन, मैंडारिन या स्वीट ऑरेंज।
तो हमारा जो डीग्रीनिंग है, डीग्रीनिंग कहती है सिट्रस हमारा क्या है, एक नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है, उसको एक साथ पकाने के लिए हम क्या करते हैं, इथाइलिन का छिड़काव करते हैं। उस इथाइलिन के द्वारा फलों को पकाना ही क्या करता है, डीग्रीनिंग कहलाता है। और सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो हमारी मैंडारिन में होता है। मैंडारिन हमारी जो है उसमें डीग्रीनिंग की जाती है। जेब्रा स्किन में क्या होता है कि जब हम डीग्रीनिंग करते हैं तो जो हमारा फ्रूट है उस पे क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक धारियाँ बन जाती है, लाइनें पड़ जाती हैं। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, जेब्रा स्किन बोलते हैं। जेब्रा स्किन के हम अगर डिसऑर्डर के और नाम देखें तो इजी पीलिंग डिसऑर्डर, जिपर मैंडारिन, ये सभी क्या है, जेब्रा के स्किन डिसऑर्डर के अन्य नाम हैं। ये जो हमारी सटसुमा मैंड्रिन होती है, सटसुमा जो मैंडारिन होती है, ये मोर ससेप्टिबल है जेब्रा स्किन डिसऑर्डर के लिए। स्वीट ऑरेंज की अगर हम डिसऑर्डर देखें तो ग्रेनुलेशन होता है, ये सबसे डेंजरस डिसऑर्डर होता है फ्रूट का। और मैंडारिन में कौन सा होता है अपना, डीग्रीनिंग की जाती है। और जेब्रा स्किन डिसऑर्डर किसका है, मैंडारिन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर जो मटेरियल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एओलियन, मोरियन, कोलुवियम या फिर एलुवियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, कोलुवियम। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेड सोर्स है उन्हें किस किस नाम देता है। ग्रेविटी के द्वारा अगर मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है कोलुवियल कहा जाता है, वाटर के द्वारा होता है एलुवियल, आइस के द्वारा होता है उसको ग्लेशियल, विंड के द्वारा होता है और सैंडी सोइल का होता है तो एओलियन, और विंड के द्वारा सिल्टी सोइल का हो रहा है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट, तो उसको अपन बोलते हैं लोएस। तो इसका राइट अपने क्या पूछा था, ग्रेविटी की वजह से, तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा, कोलुवियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर लाइकोपिन डेवलपमेंट इन टोमेटो। हमारा जो टोमेटो होता है उसका जो रेड कलर होता है, लाल कलर होता है, वो किसकी वजह से, लाइकोपिन की वजह से होता है। और लाइकोपिन के डेवलपमेंट के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना आता है, 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर क्या है, 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ पे बहुत अच्छा लाइकोपिन डेवलप होगा। और अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो गया तो लाइकोपिन बनना बंद हो जाएगा। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा टोमेटो के लिए सुटेबल टेम्परेचर क्या रहेगा, तो दिन के टाइम पे 21 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। नाइट के टाइम पे टेम्परेचर होना चाहिए 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट में। और डे में कितना होना चाहिए अपना, डे के टाइम पे होना चाहिए 21 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीड जर्मिनेशन के लिए, तो सीड जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए हमें वो चाहिए लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके अलावा हम देखते हैं फ्रूट सेटिंग के लिए, तो फ्रूट सेटिंग के लिए हमारा जो टेम्परेचर चाहिएगा, फ्रूट सेटिंग के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो नाइट का टेम्परेचर है वही फ्रूट सेटिंग के लिए भी रहेगा। फ्रूट सेटिंग के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और हम देखते हैं टोमेटो के स्टोरेज के लिए जो टेम्परेचर रहता है सुटेबल होता है 12.7 to 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहना चाहिए। और अगर हमें यहाँ पूछा लाइकोपिन के लिए बेस्ट रहता है 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। Thank you for watching. Like and subscribe.